हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन का आज एमसीक्यूज वाली सीरीज़ का पार्ट 14वां है और अभी तक इसके 13 पार्ट आ चुके हैं। इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। आने वाले टाइम में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो डीएलएड का एग्जाम हो, उत्तराखंड का एग्जाम हो, सेंटर का एग्जाम हो। ठीक है, तो आप उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामान्य अध्ययन। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, सीरीज़ के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, जो ये किताब है अ बैंड इन द रिवर, ये किताब लिखी है वीएस नायपाल ने। ठीक है, वीएस नायपाल ने ये किताब लिखी है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, देखिए इनकी अगर ये किताब पूछी गई है तो हो सकता है इनकी अन्य किताबें भी पूछ ली जाएं। तो हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये किसकी किताब है? वीएस नायपाल की। एक और इनकी किताब है इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, वीएस नायपाल को 1971 में बुकर पुरस्कार मिला था और 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है गंधार कला। ठीक है, गंधार कला किसका मिश्रण था? तो इंडियन और जो यूनानी कला थी उनका मिक्सचर क्या बना था? गंधार कला। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गंधार कला का विकास किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम पर। ठीक है, और अगर वंश पूछे कि किस वंश के समय में हुआ था, तो कुषाण वंश के टाइम पर यह हुआ था। ठीक है, कौन सी कला का? गंधार कला का। तीसरा है, धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। तो देखिए, जो अमलगम होता है, अमलगम में परमानेंटली यानी कि जो पाया ही जाएगा हमेशा, वो क्या होता है? पारा। बिना पारा यानी कि बिना मरकरी के अमलगम नहीं बन सकता है। ठीक है, और मरकरी का सूत्र क्या होता है? जो मरकरी का फॉर्मूला वो होता है सिंबल Hg। ठीक है, अगला है, किसी वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है वो क्या कहलाता है? उसका होम पेज कहलाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये पेपर में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, अगला है, न्यूनतम कार्य को समय होगा जब पिंड को, यहाँ पे इसको सही कर लेना, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, उस समय उस पर पिंड पर कैसा कार्य होगा? उस समय मिनिमम कार्य होगा। अगला है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे नवपाषाण काल में। ठीक है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया था? ये आपको पता होगा, कुल्हाड़ी का उसने प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले तांबे का उसने यूज करा था। आग का आविष्कार कब किया था उसने? तो आग का आविष्कार उसने शायद पुरापाषाण काल में किया था, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और पहिए का आविष्कार तो उसने नवपाषाण काल में ही किया था। कृषि भी उसने कब शुरू की थी? नवपाषाण काल में ही शुरू की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? इनमें से ये आपने बताना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। अगला है, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मृदा यहाँ पर विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ठीक है, परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये कब आया था अस्तित्व में? ये इसको कब बोल सकते हैं कि कब इसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया था? तो 1991 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा? तो परिणाम शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई किसी पिंड पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन भी कार्य करता है और उसका रिएक्शन भी उसी पिंड पर कार्य करता है, एक्शन और रिएक्शन, तो उस पिंड का परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो देखिए, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। लेकिन एम बी की वैल्यू क्या होती है? अगर हम मोमेंटम देखें तो पी मोमेंटम को पी से सिंबलाइज किया जाता है, पी इज इक्वल टू एम वी हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है, के इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, ये बन जाता है इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, संवेग को हम अगर 2 गुना करते हैं तो इसकी तो पावर है, तो ये 4 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको ऐसे में ध्यान रखना है। आप केवल इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि अगर संवेग 2 गुना हो जाए, कहीं पर बोलेगा अगर संवेग आधा हो जाए तो क्या होगा? अगर संवेग आधा हो जाता तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती। ठीक है, संवेग 2 गुना हो गया तो ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? तो पौधों में जल का संवहन के लिए करता है तना। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर दिन रात का चक्रण किस कारण होता है? तो पृथ्वी पर जो ये दिन और रात होते हैं ये पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ पर इसको सही कर लेना, ये
14वीं सदी होगा, ठीक है। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। कब आया था? 1333 में यह भारत आया था। किसके टाइम पर आया था? उस समय कौन था दिल्ली का सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। इब्न बतूता, इसने अपना जो यात्रा वृतांत लिखा है वो किस नाम से लिखा है? ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो रहला इसकी किताब का नाम है, ठीक है। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ये 1885 को होता है, बॉम्बे में ये होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसके अंदर 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। अगला है अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता है नीरजा भनोत, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? तो किन के हैं वहाँ पर मंदिर? वो हैं जैन और हिंदू धर्म दोनों के वहाँ पर मंदिर मौजूद हैं। अगला है किस खेल से ऐश शब्द जुड़ा है? ऐश शब्द का संबंध है टेनिस के साथ, ठीक है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी प्रोटॉन कहलाता है। अगला है कैथोड किरणों में क्या होता है? तो कैथोड किरणों में ये दोनों चीज़ें होती हैं, द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है, यानी कि मास भी होता है और चार्ज भी होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ब्रिज क्यों इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में? दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क जोड़ना है तो हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अदीप्त पिंड है? कौन सा एक अदीप्त पिंड है, यानी कि जो जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो वो कौन है? ग्रह है। ग्रह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, इनकी अब कोई अपनी वो नहीं है, क्या नहीं है? अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती है, इसका अपना प्रकाश है। अदीप्त पिंड वो होते हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जब उन पर प्रकाश डाला जाता है तो वो दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है। यह समय हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है, गर्मी में बढ़ जाता है, सर्दी में बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सर्दियों में बढ़ जाता है। सर्दियों में ध्वनि की चाल थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं? नेफ्रॉन किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है हमारे उत्सर्जन तंत्र से, क्योंकि ये नेफ्रॉन जो है ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है किडनी की। कौन? नेफ्रॉन। और किडनी क्या है? एक हमारा उत्सर्जी अंग है। तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से हृदय में प्रवेश करता है? तो ये कहाँ से प्रवेश करता है? जो बायां आलिंद होता है वहाँ से ये हृदय में प्रवेश करता है। कौन सा रक्त? जो ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। शुद्ध रक्त को ही ऑक्सीजन युक्त रक्त भी कहा जाता है। आपको पता होगा हमारे हृदय में 4 कपाट या 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? यही 4 होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो बाएं आलिंद से जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे हृदय में जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? यानी कि प्रादेश पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि रिट। तो कितने प्रकार की रिट है भारत के संविधान में? ये आती हैं 5 प्रकार की। कौन से आर्टिकल में है ये? तो आर्टिकल 32 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। और इन्हीं को क्या बोला गया था? अंबेडकर के द्वारा इनको हृदय और आत्मा बोला गया था, ठीक है। अगला है मधेसी जनजाति का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? मधेसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है नेपाल में। अगला है केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? केरल में नाव दौड़ जो है यह किस त्यौहार की विशेषता है? यह है ओणम त्यौहार की। यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल गया कि ओणम त्यौहार मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। अगला है आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। डायरेक्टली आपको सिंपल ही पूछ लेगा कि दांतों का डॉक्टर जो होता है वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सामान्य अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आपका जितना भी स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही एक चीज़ और बताएं फ्रेंड्स कि जैसे किसी क्वेश्चंस के साथ मैं आपको जब एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आपको वो सही लगता है या आपको लगता है कि केवल क्वेश्चन करानी चाहिए, तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दें ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।